सर जी का नाम सर जी डेडली वीडियो करना चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी जो शुरू करने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय ज्यामिति में हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन चीजें यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीन अक्षों से रिलेटेड प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपको दिक कोसाइन के बारे में वेक्टर में पढ़ाया गया था और वेक्टर अलजेब्रा से आप लोग चाहे तो 11.1 और 11.1 हम बनवा भी चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज हो चुका है, लेकिन अब जो आपको चीज सीखना है वो ध्यान देना है कि अंतरिक्ष में जब हम अंतरिक्ष शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है आसमान में, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसा कोई स्थान हो जैसे कि ये पंखा जहाँ पर स्थित है इसका अपना एक पॉइंट होगा। जैसे हम अगर ये बोले कि ये वाले पूरे दीवार को x अक्ष मान लो, इस वाले दीवार को y अक्ष मान लो, या फिर इस दीवार को x और इसको क्या मान लो y, और इसको हम z अक्ष अगर मान लें, तो थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि इस पंखा का लोकेशन क्या होगा। तो इस पंखा का लोकेशन अगर हम जानना चाहते हैं तो अगर मूल बिंदु है तो वहां से सीधे देखा जाए तो 3 इकाई की दूरी पर लगभग पड़ेगा, 3 पर, और इधर भी देखा जाए तो 2 इकाई की दूरी पर वो पड़ेगा, लेकिन हाइट तनी ज्यादा होगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब कोई ना कोई तो बिंदु होगा, जेड का मान 10 हो सकता है। तो एक्स, वाई और जेड तीन तो बिंदुओं से मिल करके हम किसी पॉइंट को दिखाएंगे, और बहुत सारे पॉइंट में से 2 पॉइंट अगर हमारे पास हों, 2 पॉइंट, तो इससे हम एक रेखा खींच सकते हैं, केवल एक, सिंगल, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आज से आप लोगों को बस रेखा के समीकरण पर पढ़ाई करना है, ठीक है। हम लोग खाली रेखा के समीकरण से रिलेटेड ही सवाल पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष इसमें मौजूद है, और तीनों अक्ष मौजूद होने के बाद यहाँ पर एक रेखा गुजरा हुआ है जो अलग कलर से दिखाया गया है। इस रेखा का बात नहीं हो रहा है, बात इसका हो रहा है, और ना ही ऊपर वाले का। ये जो देख रहे हो जिसको एल नाम दिया गया है, इस रेखा एल का क्या समीकरण होगा, उसी से संबंधित हम लोग को पढ़ाई करनी है। अब आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद एक रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, इसको सीखने के लिए आपको रेखा के समीकरण को 2 रूपों में बांटा गया है, समझ लीजिएगा। रेखा का समीकरण 2 तरीके का होता है, एक सदिश रूप होता है और एक अदिश रूप होता है। जो अदिश रूप होता है उसे आप बिना वेक्टर का लिखेंगे, समझ में आया। और अगर वेक्टर के साथ लिखिएगा तो कौन सा रूप हो जाएगा, सदिश। दोनों का मतलब इंफॉर्मेशन एक ही है, बस रूप बदल जाएगा, सदिश में और अदिश में। अदिश का एक और नाम है कार्तीय रूप, ठीक। अब आप सुनिए ध्यान से कि कैसे हम इसका समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण निकालने के लिए हम पीछे जो पढ़ाई किए हुए हैं वेक्टर में, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके एक समीकरण निकालेंगे, और वही समीकरण इस रेखा का समीकरण कहलाएगा। अब देखिए कैसे हम निकाल रहे हैं। ये वेक्टर एल है, सॉरी वेक्टर नहीं, ये एक रेखा है, ठीक। इस रेखा पर 2 बिंदु नजर आ रहे होंगे आपको, ए और बी। जो आपको पी नजर आ रहा है, आगे जितना भी हम पढ़ाएंगे आपको सब में पी रहेगा, बात बुझाया। और इस P बिंदु का जो निर्देशांक होगा, जो बिंदु P का निर्देशांक होगा रेखा L पर, है ना, P बराबर वो हमेशा रहेगा x, y और z। बोलो ये बात समझ में आया? जब भी हम बिंदु P लेंगे तो उसका निर्देशांक हमेशा क्या लिखेंगे, x, y, z। इसको स्वतंत्र बिंदु कह सकते हो या स्वेच्छ बिंदु कह सकते हो, हमेशा ये रहेगा। और अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो तो वेक्टर r से डिनोट करोगे, जिसका मान क्या होगा, x i का, y j का प्लस z k का। खाली इतना बताओ, ये लाइन समझ में आया कि नहीं? बिंदु P का निर्देशांक x, y, z, और इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर r बराबर इतना लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया? अभी जो तुम सीख रहे हो, रेखा पर एक बिंदु है, जैसे पढ़िए हेडिंग क्या है, दिए गए बिंदु A से, मतलब ये जो बिंदु A दिया हुआ है ये रेखा पर ही मौजूद है। दिए गए बिंदु A से जाने वाली तथा दिए गए सदिश वेक्टर B के समांतर
दिए गए सदिश वेक्टर बी के समांतर, तो इसका बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। रेखा पर क्या मौजूद है? बिंदु मौजूद है, और उस बिंदु को क्या माना गया है? ए। तो जो भी रेखा पर बिंदु होगा उसको x1 y1 z1 से सूचित करेंगे। अगर दो गो बिंदु होगा तो पहला बिंदु x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2। अगर तीन गो बिंदु हुआ तो पहला x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2 और तीसरा x3 y3 z3। बोलो ये याद रहेगा। तो रेखा पर एक बिंदु है A और इसका निर्देशांक क्या होगा? x1 y1 z1। अगर इसे सदिश रूप में लिखना हो तो छोटा वेक्टर A से दिखाएंगे, और इसका सदिश रूप क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बोलो ये बात समझ में आया? रेखा पर दोनों बिंदु मौजूद है, जिसमें से ये वाला बिंदु स्वतंत्र बिंदु या स्वेच्छ बिंदु है, और ये वाला जो बिंदु है ये ज्ञात बिंदु है। ज्ञात बिंदु का मतलब इसका मान सवाल में दिया रहेगा, इसका मान नहीं दिया रहेगा। हमको जो है सवाल में ये वाला पॉइंट मालूम रहेगा, जैसे 2 3 5 -1 2 3 ऐसे करके वैल्यू दिए रहेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे समझते हैं। रेखा के ठीक समांतर। अच्छा, अब आपको ये भी बुझा रहा होगा कि वेक्टर ए किसको कह रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक लाइन मिलाइएगा तो इसी का नाम क्या होगा? वेक्टर ए, और इसका नाम क्या होगा? वेक्टर आर। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर देख रहे हो ये अलग से वो वेक्टर दिया हुआ है। तुम लोग ये बता सकते हो कि वेक्टर ए, वेक्टर आर और वेक्टर बी सदिश तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश। ये ना दो होता है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर जानते हो, बढ़िया से समझे हो तो बताओ इस तीनों में से कौन विस्थापन है और कौन मतलब स्थिति सदिश? बोलो। ए एक बिंदु है इसलिए ये बिंदु सदिश हुआ, इसलिए स्थिति सदिश हुआ। पी भी क्या है? एक बिंदु है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश। लेकिन क्या वेक्टर बी कोई बिंदु है? पूरे लाइन को कहा जा रहा है। ये लाइन कितना हो बड़ा हो सकता है, तो जरूर ये दो बिंदुओं को मिलाने से बना होगा। दो बिंदुओं से जो सदिश बनेगा उसको विस्थापन सदिश कहेंगे। तो वेक्टर बी कौन सा सदिश है? विस्थापन सदिश। और जो भी विस्थापन सदिश होते हैं उनके आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक को हम लोग ए बी सी से सूचित करते हैं, जिसको दिक् अनुपात कहा जाता है। याद कीजिए, दिक् अनुपात। तो अब बताइए वेक्टर बी क्या था? रेखा एल के समांतर, रेखा एल के समांतर। रेखा एल है ना, इसके समांतर कौन है? अच्छा, रेखा एल पर दो बिंदु है तो ए से पी तक भी तो एक सदिश बन सकता है, वेक्टर एपी। वेक्टर एपी, तो अगर हम ये मान लें कि माना वेक्टर एपी समांतर वेक्टर बी, देखिए एपी, वेक्टर एपी समांतर वेक्टर बी, तो वेक्टर बी एक समांतर सदिश हुआ। अगर ये समांतर है तो इसका मान किसके बराबर होगा? जहां वेक्टर बी बराबर, बोलिए किसके बराबर होगा? तो इसके दिक् अनुपात क्या होंगे? ए बी सी। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप। बोलो ये बात बुझाया? और ये बनता कैसे है? याद करो, ए निकालने के लिए x2 से x1 घटाया जाता है, होता है ये। तो आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए, संरेखी और समांतर होने के लिए शर्त बताया गया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बताया गया है। क्या इसमें वेक्टर है? नहीं। तो याद कीजिए, वेक्टर वाला भी शर्त बताया गया है। वेक्टर a बराबर लैम्डा वेक्टर बी, तो रेखाएं समांतर या संरेखी होती है। याद आया? एक कांस्टेंट से गुना हो जाता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये समांतर हैं तो क्या हम वेक्टर एपी बराबर लैम्डा वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये समांतर है। अब वेक्टर एपी निकालना है
ए और पी कौन से सदिश थे? स्थिति सदिश। दोनों स्थिति सदिश से कौन सा सदिश बनता है? विस्थापन सदिश। और दोनों बिंदु से कौन सा सदिश बना? और विस्थापन कैसे निकालते हैं? ए से पी की पी से ए? पी से। तब पी के लिए वेक्टर आर है और ए के लिए क्या है? वेक्टर ए। तो बताओ किससे किसको घटाओगे? वेक्टर आर से वेक्टर ए घटाओगे और बराबर में लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इधर कर दो। तब वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बस यही फॉर्मूला होता है किसका? मतलब एक रेखा के समीकरण का। परंतु ये कौन सा रूप है? सदिश रूप है। आपको है सबसे अब कुछ मतलब नहीं। अब यहाँ एक फॉर्मूला पर ध्यान देना। मेन आपका है चीज हो गया वेक्टर आर। जैसे ही वेक्टर आर बोले दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। याद रहेगा हमेशा। अभी से जितना पढ़ाई होगा, जितना पढ़ेंगे अभी हम सब, मतलब 3D में जितना पढ़ाई होगा, जहां वेक्टर आर आ गया तो दिमाग में हमेशा ये रखना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर हो गया? जहां एक बिंदु की बात आएगी या वेक्टर एक कहीं भी लिखा हुआ नजर आएगा, एक बिंदु का बात आएगा तो दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न आना चाहिए, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। समझ में आया? और इसका वैल्यू सवाल में दिया रहेगा। जैसे आप x1 y1 z1 बोल रहे हैं, जैसे हो सकता है कि 2 3 5 दे दें। आपको इस पर एक सवाल कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है? ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और इस सवाल को बना, इसमें हम हर एक सवाल एग्जाम्पल का ही लेंगे क्योंकि एग्जाम में वहीं से आता है। ये देखिए सवाल, ध्यान से समझिएगा। आपको अभी अभी बताएं, कोई भी रेखा का समीकरण निकालना हो तो उस रेखा के समीकरण के लिए आपको याद रखना है कि एक पॉइंट जो दिया हुआ रहेगा वो वेक्टर ए कहलाएगा। बात बुझाया? और P नहीं दिया रहेगा, P तो हम फॉर्मूला निकालने के लिए लिखे हैं, P नहीं दिया रहेगा। और P के लिए जो सदिश लिखा जा रहा था वो क्या लिखा जाता है? वेक्टर आर। ये बात याद रखना है, ठीक? तब वेक्टर ए का मतलब दिया गया बिंदु, इसके समांतर एगो सदिश होगा जिसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर बी कहेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो। कह रहा है कि बिंदु 5 2 - 4 से जाने वाली, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिंदु ही रेखा पर है? बिंदु 5 2 - 4 से जाने वाली सदिश इतना के समांतर सदिश तथा कर्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखा है जो कितना से जाती है? 5 2 - 4 से। तो बोलो ये किसका मान हुआ? ये x1 y1 z1 का मान हुआ। तो क्या इसे आप वेक्टर ए लिख सकते हैं? तो वेक्टर ए 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। बोलो हो गया? समांतर बोलने का मतलब समझ रहे हो? वेक्टर बी का मान कितना? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। बोलो बुझा रहा है? अब तुम्हें सदिश भी समीकरण निकालना है और क्या निकालना है? कार्तीय अदिश का ही दूसरा नाम है। तो हम तो सदिश का समीकरण पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला है भाई? सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण आपको चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान रख दीजिए 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप हो जाएगा। ये वेक्टर आर के बराबर प्लस लैम्डा, उसके बाद 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये आंसर हो गया। हाँ बोलो, ऐसे करने आ जाएगा?
अभी देखिए और कौन सा रूप बोल रहा है, कार्तीय समीकरण निकालना होगा। कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं कार्तीय समीकरण, तो ये कॉन्सेप्ट में मिलेगा। चलिए अब हम कार्तीय समीकरण की ओर बढ़ते हैं। आपको खाली एक बार समझ जाना है कि कार्तीय समीकरण निकाला कैसे जाता है, नहीं तो आपको खाली फॉर्मूला पर ही ध्यान देना है। देखिए ये आप देख रहे हैं, इन पे वेक्टर लगा हुआ है, बस वेक्टर हटा देंगे तो ये किस रूप में बदल जाएगा। तो कैसे वेक्टर हटाते हैं आप लोग एक से पहले पढ़ चुके हो, स्क्वायर करके। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों तरफ वेक्टर वेक्टर है, तो एक और तरीका है वेक्टर हटाने का, और वो तरीका अभी अब सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। आप वेक्टर आर का मान बताइए, क्या लिखिएगा। अभी अभी बताए हैं कि वेक्टर आर सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्स आई का वाई का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेक्टर ए लिखा हुआ था, तो वेक्टर ए बराबर x1 आई हो गया, फिर प्लस लैम्डा। वेक्टर बी था, तो वेक्टर बी का मान डी का अनुपात एबीसी होता है ना, देखो ये ना है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप हो गया। अब बताइए लैम्डा से गुना हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जो है ये जैसे का तैसे उतर जाएगा यहाँ पर, ये वाला टर्म भी जैसे का तैसे यहाँ पे उतर जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि लैम्डा से गुना हो जाएगा, तो ए लैम्डा आई कैप प्लस बी लैम्डा जे कैप सी लैम्डा के कैप। अब बताइए आई कैप यहाँ भी है, आई कैप यहाँ भी है, तो आई कैप कॉमन होगा, तो आई कैप अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x1 प्लस ए लैम्डा, फिर जे कैप कॉमन लीजिएगा तो y1 प्लस बी लैम्डा, और इसके बाद के कैप कॉमन लीजिएगा z1 प्लस सी लैम्डा हो जाएगा। और ये वाला लाइन ऐसे ही उतर जाएगा, है जो आपका लाइन है यहाँ पे जैसे कहते हैं। अब बताइए आई कैप का गुणांक आई कैप का गुणांक आपस में बराबर होगा, आई कैप से आई कैप कट जाएगा, जे कैप से जे कैप कट जाएगा। यस, तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x किसके बराबर होगा, x1 प्लस ए लैम्डा, और यहाँ y बराबर y1 प्लस बी लैम्डा, और z बराबर सी लैम्डा हो जाएगा। अब मुझे बता सकते हो यहाँ से लैम्डा का मान क्या निकलेगा, x1 उधर चला जाएगा तो x माइनस x1 और बटा में ए आ गया, y1 को उधर भेजो तो लैम्डा बराबर बटा में बी, और इधर लैम्डा का मान। ठीक से देखा जाए तो तीनों के तीनों लैम्डा ही है ना, और अगर तीनों लैम्डा है तो उस कंडीशन में x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। क्या ये तीनों बराबर होंगे? हमको ये मालूम है कि ये लैम्डा के बराबर होगा, इसका मतलब ये तीनों का वैल्यू भी बराबर है। अगर ये तीनों का वैल्यू बराबर होगा तभी एक रेखा का निर्माण होगा, इसीलिए यही रेखा का समीकरण हो गया। बात बुझाया? अब आपको याद रखना है x में से x1 घटाया गया है, x में से x1 घटाया गया है, y में से y1 घटाया गया, यहाँ पे लिख रहे हैं x माइनस x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा में z माइनस z1 बटा में c। अब आप सवाल देखिए क्या था, आपको सदिश समीकरण निकालना था और इसके बाद कार्तीय, तो सदिश तो निकाल के दिखा दिया आपको। अगर आपको कार्तीय समीकरण निकालना है तो कार्तीय के लिए देखिए बिना वेक्टर वाला ही फॉर्मूला हो गया, और इसमें x में से x1 घटाया गया, मतलब बिंदु को घटाया गया है, तो ऊपर आपको बिंदु को घटाना है। अब बाटा के नीचे किसको लिखना है, जो समांतर रेखा था उसका दिक् अनुपात यानी ABC। तो हम x में से x1 अगर लिखना चाहते हैं तो x1 का वैल्यू है ये ना था 5 2 माइनस x1 y1 z1 5 2 माइनस 4, तो क्या लिखना चाहिए 5 बटा में a का मान
ए का मान देखिए क्या होगा 3 हो जाएगा, तो नीचे 3 y माइनस y1 2 था तो 2 लिखा जाएगा, और बटा में यहाँ से है बीच वाला 2 हो जाएगा। फिर बराबर z माइनस z1, z1 का मान -4 है, क्या हो जाएगा +4, और माइनस में 8 यही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कभी कभी सवाल में दिक अनुपात रेखा पर 2 गो बिंदु दे देगा। यदि रेखा पर कितने बिंदु हो? 2 बिंदु हो। अब ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदु का मतलब अगर ये रेखा है, इस पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B है, तो अब बताइए वेक्टर A का मान किसके बराबर होगा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर B के बराबर क्या होगा? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। बोलो अगर ऐसा हो गया कि एक बिंदु के बजाय कितने बिंदु दे दे? 2, तो है समांतर का झंझट खत्म हो जाएगा। कैसे? सोचो, इमेजिन करो, हमारे पास समांतर एक वेक्टर बी दिया हुआ था, तो हम सवाल बना ले रहे थे। कैसे? तो ए के मान को इस फॉर्मूला में रखकर x1 y1 z1 ये मान रख करके ए बी सी कहाँ से उठाए हैं? समांतर वाला का दिक अनुपात। बढ़िया से समझना, यहाँ पे कितना लोग सॉल्व नहीं कर पाता है क्वेश्चन। x1 y1 z1 ये रेखा पर था, a b c ये रेखा के समांतर जो कहीं दूर था उस जगह का दिक अनुपात था, तो हम निकाल ले रहे थे। पर ये वाला अगर अब नहीं हो और एक रेखा पर कितने बिंदु हो? 2, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि खाली इतना टुकड़ा काट के अगर निकाल भी दें, ठीक है, तो वो भी इस रेखा के समांतर ही बोला जाएगा। बात बुझाया? और वो जो समांतर बोला जाएगा उसका मान अगर निकालना भी हो तो कैसे निकालेंगे? इससे इसको घटाकर। यानी कि अब ए बी सी का मान अगर हमको चाहिए भी तो हमको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे x2 से x1 घटा लो, y2 से y1 घटा लो, तब रेखा का समीकरण बताओ क्या हो जाएगा? तब हमारे रेखा का समीकरण कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा? x में से x1 घट रहा था वो तो ठीक है भाई, लेकिन नीचे a हम लिख रहे थे ना, बस a के जगह पर क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि a का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। बुझाया? y माइनस y1 होता था, लेकिन खाली नीचे z माइनस z1। अगर इसी का तुमसे हम सदिश रूप पूछ दें, सदिश रूप, तो वेक्टर r तो होगा, वेक्टर r तो लिखा जाएगा। बराबर में हम लोग वेक्टर a भी ठीक है लिखेंगे, लैम्डा भी लिखेंगे ठीक है, लेकिन बदलाव कहाँ पे होगा? सिर्फ वेक्टर b से क्या घट जाएगा? वेक्टर a। तो ये आपका सदिश रूप हो गया। बोलो बुझा गया? बुझा गया? तो एक छोटा सा बात पूछ रहे हैं, अब ये पता चल जाएगा कितना समझा। आपके सामने एक सवाल है, कौन से फॉर्मूला पर ये बनेगा?
जैसे हमको रेखा का कौन सा समीकरण निकालना है? सदिश समीकरण निकालना है। कभी भी कोई सवाल सदिश या कार्तीय का पूछे तो आज के बाद पहले तुम कार्तीय निकाल लेना। बात बुझाया? और कार्तीय को देख करके क्या निकाल लेना है? सदिश। ये बात बुझाया? जैसे आपसे पूछ रहा है कौन सा समीकरण, तो हम सबसे पहले कौन सा समीकरण निकालें? कार्तीय समीकरण में तुम्हें ध्यान रखना है कि हम लोग फॉर्मूला में x में से x1 घटाते हैं, तो x1 का मान कौन होगा? -1 होगा तो +1 हो जाएगा। अच्छा, बटा में a का मान किसको कहोगे? 3 से -1 घटाओ तो 4। ठीक है। अच्छा, उसके बाद y माइनस 0, अब बटा में 4 - 0 तो 4, और z माइनस 2, और उसके बाद 4। इतना होगा। ये तो आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, कटने वाला हो तो काट भी सकते हो, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सदिश, तो जब भी कोई सवाल पूछे समीकरण के लिए तो पहले तुम्हें कार्तीय निकाल लेना है, इसी को देख के सदिश समीकरण लिखना है, तो कभी भी गलती होगा ही नहीं। हाँ, डायरेक्ट सदिश भी निकाल सकते हैं, लेकिन कार्तीय निकाल के जब सदिश निकालोगे ना तो कहीं गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम सही ही बनाओगे। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है कि इसको देख के सदिश समीकरण कैसे लिखा जाएगा। इसको देख करके सदिश समीकरण कैसे लिखते हैं, तो याद रखना वेक्टर r लिख लेना है, और इसके बाद जो लिखना है वो ऊपर से उठाना है, और लैम्डा लिख करके उसके बाद जो लिखना है वो नीचे से उठाना है। बोलो, बुझा गया? जैसे वेक्टर r लिख लिए, अब इसके बाद हमको जो लिखना है वो ऊपर से उठाएंगे। सोचिए x + 1 लिखा हुआ है, जबकि फॉर्मूला में होता है x - x1। तो यहाँ ऐसा क्या था जिसके वजह से यहाँ +1 हो गया? तो बस -1 था तो i कैप लिख लीजिए। बुझा गया? चलिए, इसके बाद यहाँ क्या है? माइनस तो है नहीं, माइनस होना चाहिए। 0 है, 0 लिख करके और उसके बाद क्या है? j कैप। आगे बढ़िए, +2, आपको प्लस लिखना है। समझ में आया? माइनस तो यहाँ का ना माइनस है, और उसके बाद 2 k कैप लिखा गया, प्लस लैम्डा लिखना है और नीचे से उठा लीजिए 4 i कैप, 4 j कैप, 4 k कैप। आंसर बोलो, बुझा गया? कभी भी कार्तीय निकालो, इसके देख करके क्या लिख लो? सदिश। आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाने आ जाएगा। तो जितना हो पाए आप लोग अब घर से बना के लाइएगा, जितना हो पाएगा, जितना पढ़ाए उसी के बेस पर बना पाओगे जो क्वेश्चन है। अभी आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सुनो ध्यान से, घर पर सवाल बनाने के लिए 2 मिनट और सुन लो, उसके बाद उतार लेना सब। दिक् को साइन दिए गए हैं, ठीक है? दिक् को साइन, कितने रेखाओं के दिक् को साइन है? 3। दिक् को साइन को एलिमेंट बोलते हैं। तो अब आपको इसको L1, M1 और N1 बोलना होगा, इसको L2, M2, N2, और ये कह रहा है कि तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, और यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब साबित कीजिए। अगर आपको ये दिखाना है कि तीनों एक दूसरे पर अगर लंब है, तो ये तभी हो सकता है जब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो? 0। आपको अब थोड़ा देर के लिए ध्यान रखना है कि जहाँ A B C काम करता है उसी जगह पर एलिमेंट भी काम करता है। हम जो लाइन बोले हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोले हैं, जहाँ ABC काम करता है वहाँ एलिमेंट भी काम करता है। अब देखना क्या क्या बता रहे हैं। पहला फॉर्मूला याद करो, लंब के लिए A1 B1, तो यहाँ स्थान क्या ले लेगा? L1 L2। समझ में आया? A1 A2
सॉरी A1 A2, हम गलती बोल दिए थे शायद। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये ना होता है। इसके पहले कुछ और बोल रहे थे, छोड़ो कोई बात नहीं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, उसी तरह से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, तो क्या होगा? लंब। अच्छा, अभी एक फॉर्मूला पढ़े हो एक रेखा के लिए, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c, पढ़े हो? कहाँ पर हम 11 का प्रयोग कर सकते हैं? ABC के जगह पर। तो फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस x1 बटा l बराबर y माइनस y1 बटा m और z माइनस z1 बटा n। बोलो, बुझा गया? जहाँ ABC यूज होता है वहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं? ये किस फॉर्मूला पे है? यस, आपको करना क्या है? L1 L2 M1 M2 N1 N2 निकाल लेना है। 0 आ गया, लंब है। फिर इतना हो गया, फिर इसमें देखिए ये L2 पहला ही से है और ये क्या है? L3। तो L1 L3 M1 M3 N1 N3 निकाल लेना है जोड़कर। 0 आ गया तो लंब है। उसके बाद L1 L3 M1 M3 N1 N3 इसको निकाल लेना है। अगर 0 आ गया तो लंब है, तीनों निकल गया। ऐसा ही 3 बार करके निकाल लेना है। ये देखिए, दर्शाइए कि बिंदुओं, है 2 बिंदु है, से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतना इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है? लंब। फिर से है 2 बिंदु है, 2 बिंदु से एक रेखा का दिक् अनुपात निकल सकता है। यहाँ पर पहली रेखा का दिक् अनुपात निकलेगा और यहाँ इन दोनों बिंदुओं से दूसरी रेखा का दिक् अनुपात को ABC से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ 2 रेखा है, इसलिए इसका दिक् अनुपात A1 B1 C1 होगा और इसका दिक् अनुपात A2 B2 C2। बताओ A1 कैसे निकालोगे? 3 से 1 घटा लोगे, 4 से 4 घटा लोगे, माइनस है। ध्यान से सुनो, घबराओ नहीं। A1 का मान इससे इसको निकालेंगे, इससे इसको निकालेंगे घटाकर और इससे इसको निकालेंगे। A1 B1 C1 निकल गया। अब A2 B2 और C2 कैसे निकलेगा? 3 से 0, 5 से 3, 6 से 2। बोलो, A1 B1 C1 मिल गया, A2 B2 C2 मिल गया। तुम्हें क्या साबित करना है? लंब का फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 निकाल देना है। 0 आ गया, लिख देंगे लंब। तीसरा नंबर देखिए, 2 बिंदु है, फिर 2 बिंदु है, क्या लिखा है? समांतर का क्या नियम है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। फिर से वही काम, A1 B1 C1 यहाँ निकाल लेना है, A2 B2 C2 यहाँ निकाल, लेकिन यहाँ A2 B2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। A1 बटा A2 निकालना है, फिर क्या निकालना है? B1 बटा B2, फिर क्या निकालना है? बराबर आ गया तो क्या लिख देंगे? हो गया। 4 नंबर, ये वेक्टर A का मान दिया है, से गुजरने वाले समीकरण सदिश इतना के समांतर अभी बनाए। 5 नंबर, स्थिति सदिश, आपको स्थिति सदिश बोल दिया लेकिन ये बिंदु है, 2 है, -1 और 4, ये बिंदु हो गया, वेक्टर A का मान हो गया। और इसके बाद कह रहा है से गुजरने वाले सदिश इतना की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप। आपको बोल दिया कि इसके दिशा में जा रहा है, भाई इसके दिशा में तभी हो सकता है जब ये समांतर हो। आपको लग रहा है कि इसके दिशा में, लेकिन असल बात है कि जो समांतर इस 4 नंबर में लिखा है उहे मान यहाँ पर दिया हुआ है। 4 और 5 में कोई फर्क नहीं है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। इसका सदिश भी निकालना है और कार्तीय भी। 4 और 5 एक ही नियम से बनेगा। 6 नंबर देखिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाती है और इतना के समांतर है। तो ध्यान से समझो, समांतर के लिए वेक्टर B का जरूरत होता है और वेक्टर B कहाँ मिलता है? नीचे की ऊपर, नीचे मिलता है। तो असल में यहाँ जो ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें इसमें से केवल क्या चाहिए? वेक्टर B। तो वेक्टर B कितना होगा? 3 i कैप, 5 j कैप, 6 k कैप। अब वेक्टर A कौन होगा? -2 i कैप, 4 j कैप, -5 k कैप। जब ये मिल जाएगा तो उस कंडीशन में सदिश समीकरण भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? कार्तीय। तो जो मन करे निकालिए, खाली कार्तीय पूछा है तो कार्तीय निकाल लीजिएगा। बोलिए, हो जाएगा? 7 नंबर, आपको एक रेखा का समीकरण दे दिया, इसका सदिश समीकरण लिखना है। बोलो, इसको देख के सदिश समीकरण लिख ले आ जाएगा?
खाली क्या करना है, वेक्टर आर लिख लेना है, अब बराबर वेक्टर ए ऊपर से, अब वेक्टर बी नीचे से। आंसर मूल बिंदु और इतना से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बताओ कितने बिंदु हैं? दो बिंदु हैं। यहाँ तुमको एक बिंदु लग रहा है, ये दो बिंदु हैं। मूल बिंदु का मतलब 0 0 0, ये x1 y1 z1 का मान हो गया, और है ये x2 y2 z2 का मान हो गया। कितने बिंदु हैं? दो बिंदु वाला अभी फॉर्मूला बताए हैं। क्या फॉर्मूला है? x माइनस x1 बाटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाटा y2 माइनस y1, अभी अभी बताए हैं। तो दो गो बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है। 9 नंबर बताओ कैसे बनेगा? कितने बिंदु? फिर से वही सवाल, दो बिंदु वाला। ये x1 y1 z1 हो गया, ये क्या हो गया? x2 y2 z2 हो गया। 9 तक अभी तक पढ़ाई हुआ। तुम लोग अब 9 तक सवाल बड़े आराम से बना सकते हो, अभी तक की पढ़ाई में जितना कॉन्सेप्ट किए। तो अब आपको 9 तक क्लियर करके लाना है। चलिए यहाँ से नोट